तो पिछली क्लास में हमने एथिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था, उसका क्या सिलेबस है वो समझा था और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है आपकी प्री में तो नहीं आता, मेंस में, इंटरव्यू में, प्लस डेली लाइफ में डिसीजन मेकिंग में एथिक्स आपका क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमने उसमें समझा था। तो आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। नैतिकता एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इस टॉपिक नंबर 1 क्लियर करने से पहले आप एक काम करें। अपना जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो ऐसा रहेगा कि एक टॉपिक पढ़ने से पहले अपन उसके जो संभावित प्रश्न हैं उनको देख लेंगे साथ में। पहले प्रश्नों का एक फॉर्मेट क्या किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं ये देखेंगे और उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, एथिक्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट भी अगर आप पढ़ते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मेंस के क्वेश्चंस उठाएं और जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अगर आप आधुनिक भारत पढ़ने वाले हैं इतिहास में, तो आधुनिक भारत से मेंस के क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आप एक बार उन क्वेश्चंस को देख लें। आपको उससे एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस टॉपिक से, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री से किस टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, फ्रिक्वेंटली रिपीट हुए हैं, उस टॉपिक पे आपको ध्यान ज़्यादा देना है। वहां से क्वेश्चंस का फॉर्मेशन किस प्रकार से होना है ये आप ध्यान रखें। ये बातें जब ध्यान रहेंगी आपकी, तो आप जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उस पर फोकस कर पाएंगे कि कहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नहीं तो आप शुरू से लेके आखिर तक बहुत लंबा सिलेबस होता है और हर एक टॉपिक पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते आप। दिमाग की, ह्यूमन माइंड की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा आप फोकस नहीं कर पाओगे इसमें, है ना। तो लिमिटेड प्रयास में आप कैसे मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, ये इसका एक अच्छा तरीका होता है। तो कुछ क्वेश्चन हैं वो आप नोट कर लें, उसके बाद एथिक्स को हम स्टार्ट करेंगे पहली क्लास से। तो पहला क्वेश्चन है, नैतिकता क्या है? यह वस्तुनिष्ठ होती है या आत्मनिष्ठ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नैतिक मूल्य क्या है? कुछ विचारक मानते हैं कि नैतिक मूल्य नित्य और स्थायी होते हैं, जबकि कुछ विचारक मानते हैं कि नैतिक मूल्य अस्थायी होते हैं। इस संबंध में आपकी राय क्या है? नेक्स्ट, क्या मनुष्य के सभी कृत्य नैतिक या अनैतिक होते हैं, या ऐसी कोई संभावना है कि कोई कृत्य नैतिक या अनैतिक ना हो? नैतिक व्यवस्था किसी समाज के लिए क्यों आवश्यक है? समाज से इसको क्या लाभ होते हैं और क्या नुकसान? नेक्स्ट, निम्नलिखित के बीच समानता, अंतर व संबंध स्पष्ट करें। उसके बाद सब हेडिंग बनाइए, एथिक्स व मोरालिटी, नैतिकता व कानून, पाप, भूल और अपराध, पाप, भूल और अपराध, नैतिकता व धर्म, स्वभाव और चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समाज में नैतिक मूल्यों का निर्धारण किस प्रकार होता है? इसी में आगे, किन कारकों के आधार पर सामाजिक नैतिकताएं परिवर्तित होती हैं? किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कृत्य नैतिक है या अनैतिक, इसका निर्धारण किस आधार पर होता है? किसी व्यक्ति के भीतर नैतिक मूल्य विकसित करने में निम्नलिखित संस्थाओं का क्या योगदान होता है? संस्थाएं लिखिए, परिवार पहला, दूसरा शिक्षण संस्थाएं, तीसरा समाज। नेक्स्ट, ऐसा क्यों होता है कि किसी समाज में
भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मूल्य न केवल भिन्न भिन्न होते हैं बल्कि उनकी तीव्रता में भी भिन्नता पाई जाती है। मतलब ऐसा क्यों होता है कि समझ लीजिए, ऐसा क्यों होता है कि एक समुदाय में कुछ व्यक्ति जिस कृत्य को अच्छा मानते हैं, उसी समाज में उसी कृत्य को कुछ व्यक्ति अच्छा नहीं मानते, है ना। जैसे कि मुस्लिम्स में भी कुछ लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग हैं कि नहीं खाते हैं। तो ये अंतर क्यों पाया जाता है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको डेली नॉनवेज चाहिए, मतलब बहुत भयंकर नॉनवेज खोर होते हैं। ऐसा अंतर क्यों होता है ये देखेंगे। नेक्स्ट, नैतिक प्रगति से आप क्या समझते हैं। क्या आप समझते हैं कि मानव सभ्यता ने पर्याप्त नैतिक प्रगति की है। और लास्ट क्वेश्चन, किसी निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता किस प्रकार अलग होती है। क्या ये दोनों नैतिकता पूर्णतः पृथक है या परस्पर संबंधित। मतलब निजी संस्था में नैतिकता और सार्वजनिक संस्था में, मतलब प्राइवेट और सरकारी कंपनियों में नैतिकता क्या एक समान होती है, अलग होती है। ठीक, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। हम पूरे नंबर 1 टॉपिक में इन क्वेश्चंस को ध्यान रखते हुए, और आप लोग भी इनको ध्यान रखते हुए हम पढ़ते चलेंगे, है ना। जो टॉपिक होता चला जाए, इसमें आप प्रैक्टिस करना कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको आप लिखने में कितने सक्षम हैं। ठीक है, हमने बताया था 150 वर्ड्स के आसपास आपको एक क्वेश्चन लिखना होता है। तो आप ये मेक श्योर करें, आप ये सुनिश्चित करें कि आपके पास 150 शब्दों का मटेरियल है और आप प्रॉपर लिख पा रहे हैं। ठीक, नैतिकता क्या होती है। तो नैतिकता की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो नैतिकता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो समाज के सभी सदस्यों के लिए नैतिक आदर्श और आचरण के प्रतिमानों का निर्धारण करती है, और ये प्रयास करती है कि सभी सदस्यों का आचरण और नैतिक आदर्श उन्हीं मूल्यों के आधार पर हो। ठीक, मतलब आसान भाषा में एक ऐसी व्यवस्था जिसने कुछ नियम बना दिए हैं और वो आपसे ये उम्मीद करता है कि आप उन्हीं नियमों का पालन करेंगे। ठीक, एक बात बताइए, आप जिस समाज में रह रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अगर वो समाज ना होता तो क्या आप रह पाते। जैसे कबीलाई व्यवस्था देखिए, आप आज से जब सभ्यता की शुरुआत हो रही थी तो कबीलाई व्यवस्था होती थी, कबीले होते थे, और वहां पे लोग अपने हथियारों को अपने साथ रखते थे, सोते भी थे तो हथियारों को साथ रखते थे। क्यों? क्योंकि ये डर लगा रहता था कि पता नहीं रात में कौन आके कब गर्दन काट जाए। तो ये सामाजिक व्यवस्था की एक कमी थी, क्योंकि जिसके पास बाहुबल होगा वो शासन करेगा। अब ये व्यवस्था नहीं है। आप चलिए, यहाँ क्लासरूम नहीं है, लेकिन अगर आप मानिए कि आप एक क्लास में बैठे हैं जहाँ पे 100 बच्चे बैठे हैं, तो क्या आपको ये डर रहता है कि कोई पीछे से आपको चाकू मार देगा। ये डर नहीं रहता, क्योंकि ये एक नैतिक व्यवस्था है। ठीक, अब मान लीजिए आप घर में हैं, तो क्या घर में आपको ये डर रहता है कि रात में सोते में कोई मार डालेगा आपको, या कोई खाने में जहर दे देगा आपको। ये इसलिए आपको डर नहीं रहता क्योंकि एक सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है। उस सामाजिक व्यवस्था में एक ये मूल्य है अहिंसा का, जो ये बताता है आपको कि जब तक आवश्यक ना हो तब तक आपको हिंसा नहीं करनी है। तो ये अहिंसा का मूल्य है, सहिष्णुता का मूल्य है कि हम समाज में इतने व्यवस्थित तरीके से निडर होके अपने काम कर पाते हैं और रह पाते हैं। ठीक, तो ये नैतिकता की परिभाषा, आप चाहें तो लिख लें इस परिभाषा को, फिर उसका पोस्टमार्टम हम करेंगे और उसी को लेके बहुत सारी चीजें आगे समझते चलेंगे। नैतिकता वह सामाजिक व्यवस्था है जो किसी समाज के सदस्यों के लिए नैतिक मूल्यों और आचरण के प्रतिमानों का निर्धारण करती है, तथा यह प्रयास करती है कि समाज के सदस्यों का व्यवहार उन्हीं मूल्यों व प्रतिमानों के अनुरूप विनियमित हो सके। अब इस परिभाषा में हमने एक शब्द लिया, समाज ना, एक सामाजिक व्यवस्था। तो समाज क्या है? समाज कहलाता है सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। समाज जो है वो सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, मतलब बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं और उनका एक सिस्टम है जो समाज कहलाता है। एक समाज में आप अपनी कॉलोनी में देखिए,
अलग अलग वर्ग के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। एक जाति के अगर 4 परिवार हैं, फिर एक धर्म के 4 परिवार हैं, फिर एक वर्ग के 4 परिवार हैं। ये अलग अपना अपना एक समाज है, एक धर्म का अलग समाज है, एक जाति का अलग समाज है। ये मिलके जहां रह रहे हैं वो एक अलग समाज है। तो सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, ये कहलाता है समाज। अब सामाजिक नियंत्रण कैसे बना रहेगा? ठीक है, हमने मान लो कोई नियम बना दिए आपने, जैसे बड़ों का सम्मान करने के लिए आपने कोई नियम बना दिया कि उनके पैर छूना है। ठीक है, अब ये तो किसी ने बना दिया होगा कि पैर छूना है। अब जो बच्चा पैदा होता है उसको तो नहीं पता है, जब बच्चा बड़ा हो रहा है 3-5 साल का है, तो उसको नहीं पता कि हमको किसी के अगर प्रति सम्मान व्यक्त करना है तो क्या करना चाहिए। ठीक, तो क्या उसको आप ये सिखाते हैं कि बच्चे बेटे पैर छूने पड़ते हैं, अगर कोई बड़ा आया घर में तो उसके पैर छुओ आप। तो इसको सिखाने के क्या तरीके होते हैं? तो इसको बोलते हैं हम समाजीकरण या सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक व्यवस्था बनी रहे उसके लिए क्या उपयोग करना है, क्या प्रयोग करना है, वो कहलाता है सामाजिक नियंत्रण। ये 2 प्रकार से होता है। आप अपना बचपन याद कीजिए, जब आप स्कूल जाना शुरू कर रहे थे और जब आप पढ़ना शुरू कर रहे थे तो आपको कैसे पढ़ाया जाता था? ठीक, या घर में जब आप कोई काम करते थे, खेलते थे या शैतानी करते थे तो आपको कैसे समझाया जाता था? 2 ही तरीके होते थे। एक तो होता है आदतों से सीखना या समाजीकरण करना बोलते हैं इसको। और दूसरा होता है दंड व पुरस्कार। अगर आप स्कूल में अच्छे बच्चे हैं तो आपको पुरस्कार मिलता है, ठीक, तालियां बजवाई जाती हैं आपके लिए। अगर आप शरारती बच्चे हैं, शरारत करते रहे बचपन में, तो क्या होता था? मुर्गा बनते थे, है ना। अपने यहाँ भारत देश में ना बच्चों को इंसान बनने की एक प्रक्रिया है पूरी। वो बच्चा होता है, बच्चे से मुर्गा बनता है, फिर मुर्गे से इंसान बनता है। स्कूल में अगर जाके आप मुर्गा नहीं बने तो यकीन मानो आपका बचपन अच्छा नहीं बीता। ठीक, हम लोग तो बहुत मुर्गा बने हैं और क्लास के बाहर तो अक्सर खड़े रहते थे। समाजीकरण करने की व्यवस्था कहलाती है कि आप बच्चे को ये समझा रहे हैं, आसान भाषा में लिखिए इसको, समझाना। आप ही बच्चे को समझा रहे हैं कि बेटा कोई काम करना है तो क्यों करना है, और क्यों जो काम नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। ये समझाने की प्रक्रिया कहलाती है समाजीकरण करना। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, छोटे बच्चा सीखते हैं आचरण से। आप जैसा आचरण करेंगे, माता पिता जैसा आचरण करेगा, बच्चा वैसा ही आचरण करता है। ठीक है, बहुत समय पहले कुछ समय पहले एक व्हाट्सएप जोक आपने भी पढ़ा होगा, मुझे भी पढ़ने को मिला था। माता पिता और उनके 2 बच्चे कार से कहीं जा रहे हैं और जब भी ट्रैफिक सिग्नल की रेड लाइट होती है तो उसके पिता गाली देते हैं। ठीक, तो अब छोटा सा बच्चा 4-5 साल का, उसको ये समझ आया, देखिए कैसे समझ रहे हैं बच्चे, ये गौर कीजिए आप। उसको ये समझ आया कि जब भी लाल सिग्नल होता है या लाल रंग होता है तो गाली देना है। क्यों पापा गाली देते हैं? अब अगर स्कूल में या घर पे भी कहीं पे लाल बल्ब जल जाए तो बच्चा गाली देता है, तो उसकी मम्मी उसके पापा को बोलती है कि आप सिग्नल पे गाली देना बंद करो। बच्चे को लगता है कि लाल सिग्नल मतलब गाली है ना, तो बच्चे ऐसे सीखते हैं। अब देखिए किसी समाज में अगर पुरुष प्रधान समाज है, ठीक, वहां पे पुरुषों का बहुत वर्चस्व है और महिलाओं से अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, तो ये स्पष्ट है कि उस समाज में जो बच्चा होगा, लड़का होगा, वो वैसे ही परवरिश से बड़ा होगा और फिर वो लड़कियों को वैसे ही ट्रीट करेगा। लेकिन अगर किसी समाज में, किसी घर में मम्मी पापा का दोनों का इक्वल वेटेज है, तो लड़का हो चाहे लड़की हो, बच्चा वो ये मान के चलेगा कि सभी बराबर होते हैं। किसी घर में आप देखिए कि जहां मम्मी का बहुत ज्यादा बोलबाला रहता है, पापा बोल नहीं पाते मम्मी के सामने, वहां पे उनकी एक लड़की है। जब वो लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो वो जिस परिवेश में रह के आई है वो उसी परिवेश को ही मानती है कि यही सही है। एक स्टोरी छोटी सी आपको हम सुनाएं। एक नई नई शादी होती है एक कपल की, और वो लड़का शिकायत करता है अपने ससुराल में कि आपकी बेटी एक ही टाइम रोटी बनाती है, एक ही टाइम रोटी बनाती है, और वो लड़का जो है वो दोनों टाइम ताजी रोटी बना के उसको मिली है बचपन से ही। तो जब वो ससुराल जाता है अपने, तो उसके ससुर जी मतलब लड़की के पिता उसको समझाते हैं कि बेटा अगर सुबह की रोटी शाम को आप खा रहे हो तो वो रोटी बासी नहीं कहलाती है। ठीक,
मेरे घर में ऐसे ही चलता आया है। लड़का उनको बोलता है कि आप सही बोल रहे हैं, अगर आपने भी दोनों टाइम ताजी रोटी खाई होती फिर आपको ये सही बात नहीं लगती। स्पष्ट मतलब है कि लड़की ने बचपन से देखा कि उसकी मम्मी एक ही टाइम रोटी बनाती है, उसके पापा भी खाते हैं और घर में सभी लोग खाते हैं। तो जब उसकी शादी हुई तब यही आचरण उसने भी अपनाया। तो ये कहलाता है समाजीकरण करना। ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, नैतिकता। देखिए, नैतिकता का इंग्लिश में अगर आप देखो तो एथिक्स और मोरलिटी, ये दो वर्ड हैं, एथिक्स और मोरलिटी। हिंदी में ये दोनों का मतलब नैतिकता ही होता है। ठीक है। तो अगर आप कोर हिंदी मीडियम वाले भी हो तो कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो उनकी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको पता है यूपीएससी के, आप हिंदी के पेपर देखिए और फिर उनके इंग्लिश के पेपर देखिए, ऐसा ट्रांसलेशन होता है ना कि दिमाग की नसें फट जाएंगी, आपको समझ में नहीं आता। स्टील प्लांट को लोहा पौधा अगर कोई ट्रांसलेट कर दे तो यकीन मानिए आप सिर्फ उड़ देना, आपको समझ में नहीं आएगा कि लोहा पौधा है क्या चीज, है ना। उन्होंने स्टील का लोहा कर दिया, प्लांट का पौधा कर दिया, जबकि स्टील प्लांट को पता है कुछ और ही होता है। तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आप जरूर ध्यान रखें, और इंग्लिश को ही प्रेफर किया जाता है, वरीयता इंग्लिश को ही होती है। अगर कहीं दो हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन है तो मान्यता अंग्रेजी को ही मिलती है। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी देखते चलें। ठीक है। एथिक्स और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले तो एथिक्स और मोरालिटी का जो हिंदी अनुवाद है वो नैतिकता ही है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस है। एथिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है इथिका, इससे लिया गया है, और इथिका का मतलब होता है रीति रिवाज। और मोरालिटी जो है वो एक लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है मूर, इसको मोर नहीं मूर पढ़ते हैं। ठीक। इसका भी जो मतलब है वो रीति रिवाज ही है। तो एक सेंस में अगर आप देखो पहली नजर में तो आपको ये समानार्थी दिख रहे होंगे, इसका भी मतलब रीति रिवाज है और इसका भी मतलब रीति रिवाज है। लेकिन एक चिंतक हुए हैं क्वाइन, इनका नाम था क्वाइन, इन्होंने बताया है कि कोई भी दो शब्द जो हैं वो पर्यायवाची नहीं होते, कोई भी दो शब्द पर्यायवाची नहीं होते। एथिक्स को पढ़ते समय आप ध्यान रखिए कि हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि मूल्य तटस्थता होनी चाहिए और दिमाग खुला होना चाहिए आपका। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि शब्दों की पर्यायवाची तो हम रटते आए, सबने रटे होंगे, मैंने भी रटे थे। जल के पर्यायवाची पे सबने रटी थे। ऑनलाइन पढ़ाने में ये होता है कि क्लास नहीं रहती ना तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होता नहीं है। ठीक। वरना ये क्वेश्चन क्लास में ही पूछते हैं कि जल के पर्यायवाची, तो आवाज सबको पता है, अब वही आती है, जल, वारी, नीर, पेय। एक शब्द और है इसका, आब, है ना। आब, ये जमजम सुना होगा आपने, जमजम का पानी, तो आब, ये सब। तो क्वाइन जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जल नॉट इक्वल टू पानी। ठीक। अब पूरे पढ़े पढ़ाए कंसेप्ट हिल जाने हैं आपके। एथिक्स की यही खासियत है। जल नॉट इक्वल टू पानी कहने का अर्थ क्या है? जल और पानी अगर आप एक सेंस में देखो तो H2O ही है। आप जल पियो चाहे पानी पियो, अल्टीमेटली आप H2O ही पी रहे हैं। लेकिन अगर आप बिहार तरफ जाओगे तो वहां जल पीने के लिए बोलते हैं, जल पी लीजिए। आप दूसरे अदर स्टेट्स में जाओगे तो वहां पे पानी का भाव होता है कि पानी पी लीजिए। लेकिन अंतर इसलिए है दोनों में क्योंकि इनका भाव अलग है। ठीक। जब आप अर्पण करने जाते हैं तो जल अर्पण करते हैं, वो पानी अर्पण करना नहीं बोलते, है ना, जल ढारने जा रहे हैं। जब कोई पूजा पाठ हो रही होती है तब पंडित जी बोलते हैं कि जल अर्पण कीजिए, तब वहां पानी का सेंस नहीं होता। ठीक। पानी में वो पवित्रता नहीं समझ में आती, जल में वो पवित्रता उभर के आती है। ये भाव का अंतर है जो क्वाइन ने बताया। अब अपन वापस आते हैं एथिका और एथिक्स और मोरालिटी में। तो अगर एक नजर में आप देखो, पहली नजर में, तो ये कंसेप्ट जो है वो समानार्थी ही दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ बेसिक अंतर है। जैसे कि एथिक्स में वस्तुनिष्ठता का भाव होता है और इसमें आत्मनिष्ठता का भाव होता है।
वस्तुनिष्ठ का मतलब ये होता है जो लगभग सर्वमान्य हो, एक ऐसा नियम जो समाज ने बनाया और समाज का प्रत्येक व्यक्ति, अगर 100 नहीं तो 95% तक व्यक्ति जो है इस मूल्य को मानते हैं, तो ये कहलाता है वस्तुनिष्ठ मूल्य। ऐसा मूल्य जो आत्मनिष्ठ होती है, आत्मनिष्ठ मतलब आत्म प्लस निष्ठता, अगर आप स्वयं अपनी निष्ठा के पालन के अनुरूप उस मूल्य का पालन करते हैं, ठीक है। अब जैसे पैर छूना, पैर छूना तो जग जाहिर है सभी का सम्मान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पैर छूने का मन नहीं करता। आपका घर में कोई रिश्तेदार आया, मम्मी पापा बोलते हैं कि इनके पैर छूओ, लेकिन अगर आप वहां पर पैर नहीं छूते हैं तो ये आत्मनिष्ठ वाली बात है। कुछ ऐसे मूल्य जो जिनकी सभी में सर्वसम्मति नहीं है ना, सर्वसम्मति का भाव कम होना, सर्वसम्मति का भाव कम होना, और यहां पे वस्तुनिष्ठता का मतलब है सर्वसम्मति का भाव ज्यादा होगा, ठीक। अगर सर्वसम्मति का भाव ज्यादा है तो स्पष्ट है कि ये बाहरी दबाव पे काम करेगा। अगर आपसे ये बोल रहे हैं कि कोई मूल्य वस्तुनिष्ठ, जैसे कि हेलमेट लगाना, ठीक, एक कानून है सरकार ने बनाया, हेलमेट लगाने का काम, आप हेलमेट आप जब लगाते हो तो सिर्फ इसलिए लगाते हो कि कानून का पालन करना है, या इसलिए लगाते हो कि चालान ना कटे। बहुत बड़ी संख्या में लोग हेलमेट सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि चालान ना कट जाए, ठीक है। तो इसको पालन करने का जो दबाव है वह है, ये चालान ना कटे इसलिए हेलमेट लगाना है। सर्वसम्मति का भाव जैसे कि पेरेंट्स की सेवा करना, अगर पेरेंट्स बीमार हैं तो उनका इलाज करना, ये आप इसलिए नहीं करते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, अगर आप माँ बाप का इलाज नहीं करवाओगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। आप इलाज इसलिए कराते हो क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं और आपको इलाज करवाना है उनका। तो ये इसमें आत्मनिष्ठा का भाव होता है, आंतरिक प्रेरणा काम करती है इसके पीछे, ठीक, ये दबाव होता है। अब जैसे बाहरी दबाव में वस्तुनिष्ठ का भाव, आप ये देखिए कि अभी कुछ समय पहले ग्वालियर में, शायद ग्वालियर की खबर है, एक आदेश आया सरकार की तरफ से कि जितने भी कलेक्टर्स हैं वो सबके सब प्रॉपर जो ड्रेसअप होता है उनका, मतलब फॉर्मल कपड़ों में पहन के ऑफिस जाएंगे, मतलब जीन्स टी शर्ट वगैरह पहन के ऑफिस नहीं जाएंगे। तो ये जो नियम है ये बाहरी दबाव से पूरा होगा, ठीक, ये आंतरिक दबाव से, आंतरिक प्रेरणा से नहीं होगा। लेकिन माता पिता की सेवा है, समाज में शांति बनाए रखना है, कुछ काम करना, अगर कोई भी काम आप मोटिवेशन से कर रहे हैं तो वो आत्मनिष्ठा में कहलाएगा। कुछ मूल्य जो वस्तुनिष्ठ हैं और कुछ मूल्य जो आत्मनिष्ठ हैं, अगर हम इनकी चर्चा करें तो जैसे आत्मनिष्ठ मतलब जैसे LGBT समुदाय जो है, ठीक, सर्वसम्मति का भाव है क्या इनको लेके? बिल्कुल नहीं है। एक पीढ़ी का गैप तो स्पष्ट नजर आएगा आपको। अगर कोई लड़का ये बोल दे अपने परिवार में जाके कि मुझे कोई लड़का पसंद है, तो यकीन मानिए भूचाल आ जाएगा उस परिवार में, ठीक। या ऐसे कोई लड़की बोल दे जाके मम्मी मुझे एक लड़की पसंद है, एक लड़की को एक दूसरी लड़की पसंद है, कैसी बिजली गिरेगी पता नहीं, ठीक है। एक और है एडल्ट्री, एडल्ट्री छोड़ दी, लिव इन, ठीक। किसी गांव में अगर किसी का शादी से पहले अफेयर है तो हाय तौबा हो जाती है, और मेट्रो सिटीज में लिव इन का कल्चर बहुत कॉमन है, ठीक। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आपकी सहमति है, आप जाके साथ में रहने लगी बिना शादी के, किसी को कोई आपत्ति नहीं। तो ये मूल्य जो है ये आत्मनिष्ठ कहलाते हैं, जिनमें सर्वसम्मति का भाव नहीं होता। कोई कहेगा कि ठीक है लिव इन रहना कॉमन है, सही है, बढ़िया है, चलने दो, कोई नहीं कहता, कह ही नहीं सकता अपने समाज में, ठीक। और ऐसे जो वस्तुनिष्ठ हो मतलब ईमानदारी, कोई कहेगा कि बेईमानी अच्छी चीज है। जो घनघोर बीमार है वो भी कहेगा कि नहीं यार ईमानदारी तो होनी चाहिए समाज में, भले घनघोर बीमार हो। 2-4 दिन पहले ये खबर एक हमारे मित्र ने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, कुछ दिन पहले एंटी करप्शन डे था। एक एंटी करप्शन ब्यूरो के कोई अधिकारी थे, वो भाषण दे रहे थे कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और 1 घंटे के बाद 80,000 रुपए रिश्वत लेके धरे गए। 1 घंटे बाद स्वयं रिश्वत ले रहे थे, 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, ठीक। तो जो बेईमान है वो भी ईमानदारी पे लेक्चर तो देगा ही देगा, है ना। तो ईमानदारी हो गई, अहिंसा हो गया, सुख है। कोई कहेगा जीवन में तो यार सुख अच्छी चीज नहीं है, दुख रहे तो मजा आता है जीवन में, दुख रहे तो मजा आता है। आप इसमें भी देखिए, अगर दुख है तो भी उसको मजा चाहिए, है ना। तो दुख में भी अल्टीमेट अगर किसी को मजा आ रहा है तो अल्टीमेट उद्देश्य तो क्या है उसका,
सुख ही है ना। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? जीवन का एकमात्र उद्देश्य है सुख, आनंद। अलग अलग तरीके हैं लेकिन अल्टीमेट गोल जो है वो आनंद ही है। ठीक, तो ये एथिक्स और मोरलिटी के कुछ अंतर हैं। 150 शब्दों में आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि एथिक्स और मोरलिटी में आप पहले ये बता दीजिए कि एथिक्स का एक ग्रीक वर्ड है, इथिका से लिया गया है, जिसका मतलब रीति रिवाज है, और मोरलिटी लैटिन वर्ड मोर से लिया गया है, जिसका मतलब भी रीति रिवाज है। अगर हम पहली नजर में देखें या प्रथम दृष्टया ये ज्ञात होता है कि ये दोनों समानार्थक हैं। लेकिन अगर अब आपको अगर कॉइन का जिक्र करना है तो करें, नहीं करना है तो छोड़ दें। ठीक, लेकिन अगर करेंगे तो एक नंबर ज्यादा हो जाएगा। तो एक चिंतक कॉइन ने बताया कि दो शब्द समानार्थी नहीं होते, तो स्पष्ट है कि ये दोनों शब्द भी पूर्णतः समानार्थी तो नहीं होंगे। तो सूक्ष्मता से अगर हम इसका दृष्टिपात करें या सूक्ष्मता से देखें तो इनमें कुछ बुनियादी अंतर नजर आते हैं। ठीक, ये वस्तुनिष्ठ हैं, ये आत्मनिष्ठ हैं, ये कुछ बता दें ऐसा, ये सर्वसम्मति का भाव होता है, ये बाहरी दबाव में काम करते हैं, दो चार उदाहरण इसके दें, और ये सर्वसम्मति का भाव कम होता है ना, व्यक्तिगत निष्ठा ज्यादा होती है, आंतरिक प्रेरणा से काम करते हैं, और ये कुछ उदाहरण दें। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये इनमें अंतर है। 150 शब्दों में लिखना है, एक पेज में करना है, तो आप कीजिए। और जब आप इनके नोट्स के बारे में बात करेंगे तो वो हम आपको भेजेंगे बाद में, है ना। तो ये है, कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मूल्य, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। मूल्य क्या है, मूल्य की विशेषताएं क्या है, मूल्य आत्मनिष्ठ होते हैं कि वस्तुनिष्ठ होते हैं, और मूल्यों का विकास कैसे होता है ना। जो संस्थाएं हमने देखी थी 3, परिवार, शिक्षण संस्थाएं और समाज कैसे विकसित करते हैं, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।